नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का आईएनडी गुहार छत्तीसगढ़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस की उस कवायद पर जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बनी पॉलिटिकल कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में इंटरनल और पॉलिटिकल मामलों पर चर्चा की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने की। इस बैठक में पार्टी के आगामी राजनीतिक मूवमेंट को जल्द शुरू करने की सहमति बनी है। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए, जहां मिशन 2023 को लेकर ब्लूप्रिंट बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही साथ सरकार के कामकाज को लेकर लोगों तक पहुंचाने पर भी सहमति बनी। क्या कुछ इस बैठक में हुआ वो भी सुनिए, और साथ ही साथ बीजेपी ने क्या कुछ तंज कसा है ये भी सुन लीजिए। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसका उल्लेख और निर्णय उदयपुर संकल्प शिविर में हुआ था। विशेष रूप से महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर चर्चा हो और एक बेहतर समन्वय के साथ में आगे काम किया जाए। तो आज काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। पुनिया जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और बैठक में सबसे पहले उन्होंने बैठक के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और उसके बाद मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और सबसे लंबे समय तक इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और उसके सेवाओं योगदान को याद करते हुए उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी, इस प्रकार से दो प्रस्ताव पारित हुए। और साथ ही आगे चुनाव की रणनीति किस प्रकार से हो, कैसे चुनाव में जाना है, हम सबको मिलकर इन बिंदुओं पे चर्चा हुई। ऐसा है, अब केंद्र की कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आ गया है कि भूपेश बघेल जी का नूर उतर गया है। अब जनता में उनकी पकड़ समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और कांग्रेस का जो एटीएम छत्तीसगढ़ बना हुआ था ईडी के छापों के बाद में, अब वो एटीएम से भी पैसे निकलना कम हो गए। तो मुझे लगता है इसलिए भूपेश बघेल जी का वजन भी कम हो गया है और इसलिए उनको जो राजनीतिक मामलों की समिति है उसमें उनको नहीं रखा गया है। और आने वाला समय बीजेपी का है, 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि पूर्व मंत्री भी हैं कांग्रेस के, माफ कीजिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बड़ा दावा कर दिया उन्होंने। और ये दावा सुनकर कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता क्या सोच रहे होंगे, क्या महसूस कर रहे होंगे, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। गंगवानी जी, वैसे चर्चा तो मुझे आपकी ये जो महत्वपूर्ण बैठक हुई इस पर करनी थी, लेकिन ब्रजमोहन जी ने जो बयान दिया है उसे गंगवानी जी यानी कांग्रेस किस तरह से देख रही है? 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है क्या छत्तीसगढ़ में? विवेक जी, देखिए, कहीं ना कहीं ब्रजमोहन अग्रवाल जी का जो बयान है कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा लग रहा है। आज 14 सीटों में सीमित होने के बाद भी जो वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सच को स्वीकार करने का नैतिक साहस नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं एक बात और कहना चाहूंगा, ये आरोप लगाने का प्रयास करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का भूपेश बघेल पर भरोसा उठ गया है, जबकि ये बात पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी पर 100% सही साबित होती है। न उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किया जाता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया गया है। एक बात और कहना चाहूंगा, ब्रजमोहन अग्रवाल जी सर्वाधिक बार रायपुर से जीतने वाले विधायक रहे हैं। क्या अभी उन्हें कभी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया? क्या कभी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? अभी जो प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तन किया गया, क्या अरुण साहू जी या नारायण चंदेल जी
ब्रिजमोहन से ज्यादा वरिष्ठ है। इस बात का जवाब यहाँ बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से गुटबाजी से गुजर रही है उसी का नतीजा है कि 3.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल लिए जाते हैं, 6 प्रदेश प्रभारी बदल दिए जाते हैं। आज कहीं ना कहीं उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष बदल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी भी नेता प्रतिपक्ष को उसके कार्यकाल से पूरा होने के पहले धर्मलाल कौशिक जी को हटाया जाता है और आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जी को उनके पद से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग के प्रति इनकी क्या सोच है, क्या रवैया है, क्या नजरिया ही दिखता है। कहीं ना मैं उस पर आ जाऊं, संकल्प जो आज हुआ उस पर कहीं ना कहीं उदयपुर का जो संकल्प शिविर था विवेक जी, उसमें हमने कई सारे निर्णय लिए गए थे। उसी के अंतर्गत एक निर्णय लिया गया था कि जितने भी प्रदेश हैं वहां पे एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया जाए, जो वहां जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, उस समय में समीक्षा करे, विचार विमर्श करे, उसके संबंध में निर्णय लिया जाए और सीधे सीधे वो केंद्रीय आलाकमान को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसी उपलक्ष्य में यहाँ छत्तीसगढ़ में पहली बार आज बैठक हुई माननीय पुनिया जी की अध्यक्षता में। और यहाँ पे मिशन 2023 का जो विधानसभा चुनाव है 1 साल के बाद, और मिशन 2024 जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए एक निश्चित कार्य योजना, एक पूरा रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट के लिए किस प्रकार से बेहतर प्रयास किया जा सकता है। 24,000 से ज्यादा जो यहाँ बूथ है, 307 से ज्यादा ब्लॉक है, वहां पे कार्यकर्ताओं को किस प्रकार जोश बढ़ किया जाए, उनको चार्ज किया जाए और बेहतर ढंग से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य किए जाए, इस प्रकार के निर्णय लिए गए। और सबसे प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार लगातार 8 साल में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और जिस प्रकार से कमर को टूट चुकी है पूरे आज आम जनता की, उन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जाना चाहते हैं। देवलाल जी से हम पूछ लेते हैं, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो लगातार अच्छी योजनाएं, सरकारी कार्यक्रम है, उसको जनता के बीच ले जाने का प्रयास किया जाए। देवलाल जी, आपकी पार्टी तो ये कह रही है कि कांग्रेस में जो आपसी गुटबाजी है वो खत्म करने की बेवजह कसरत आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ अगर गुटबाजी है तो वो भी ठीक नहीं हो पाएगी। इस बैठक को लेकर आपकी ओर से ये बयान आया है। जी देवलाल जी, आपसे सवाल है। कनेक्शन चलिए मैं गंगेश जी का रुख कर लेता हूं और तब तक हम जो आप तक आवाज पहुंच रही है उसको भी ठीक कर लेंगे। गंगेश जी, ये तमाम कवायद का साल 23 पर कितना असर देखते हैं? हालांकि असर तो होगा ही, स्वाभाविक सा है, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल जी एकदम जो उनका बयान आया, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फ्रंट फुट वाला बयान है। वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ के, 2023 बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं बीजेपी के लिए। गंगेश जी, ये आपसे सवाल है। देखिए, मैं अपनी बात पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी की बात से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने एक समय कहा था गुटबाजी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की निशानी है। तो ये दोनों ही पार्टी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में केवल गुटबाजी है या और भाजपा में नहीं है, दोनों ही पार्टियां गुटबाजी की शिकार है। और यही वजह है कि अभी जो नई टीम बनी है, भाजपा तो ऑलरेडी चुनावी मोड में आ चुकी है। भाजपा की बैठक लगभग पिछले 3-4 महीनों से लगातार बैठकें हो रही हैं। पिछले 1 महीने में पूरे आलमूल चूल परिवर्तन हो गए भाजपा में। बोला प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूरी मीडिया टीम बदल दी गई, 13 जिलों में भी नए अध्यक्ष आ गए हैं। तो ये जो लगातार भाजपा में चल रहा है, भाजपा तो मिशन मोड में आ गई है चुनाव के, अब कांग्रेस मिशन मोड में आने वाली है। तो दोनों ही पार्टियों में अपनी अपनी स्तर पर गुटबाजी है। और भाजपा में जो अभी नई टीम आई है, उस टीम में बहुत सारे वरिष्ठ नेता किनारे कर दिए गए हैं, जो लंबे समय से राजनीति करते हुए आ रहे हैं। उन लोगों को बहुत मार्गदर्शक मंडल में जाकर बैठा दिया। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी स्वयं अभी किसी प्रवक्ता के रूप में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। तो जबकि वो बहुत सीजन्ड और यहाँ के बड़े नेता माने जाते हैं छत्तीसगढ़ के, अभी वर्तमान विधायक है दक्षिण के, वो अपने क्षेत्र के अजेय नेता हैं, लगातार वो जीतते आ रहे हैं अपने विधानसभा सीट को और अच्छे अंतर से जीतते हैं। तो इस तरह के नेता भी अभी भाजपा में कहीं ना कहीं बात रहती है। टीम जो कहना चाहिए, अभी अध्यक्ष जो बने वो अपनी टीम उन्होंने अपनी तैयार की है और हो सकता है इस बीच और भी कुछ प्रयोग हो। कुछ तो गंगेश जी, इसका ये जो मान लीजिए, चलिए बड़े नेताओं को अगर दरकिनार किया गया तो ये आंतरिक गुटबाजी भी होती है और फिर जब वो बाहर निकलकर सामने आती है तब मीडिया की सुर्खियां भी बनती है और फिर परिवार का संवाद नहीं होता, फिर वो सार्वजनिक हो जाता है। तो क्या इस तरह का भी हमको देखने को मिल सकते हैं, कुछ अवसर आ सकते हैं इस तरह के?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियों में इस तरह के अवसर है। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं कि कई बड़े नेता यहाँ भी उपेक्षित हैं अभी। जी। जैसे आपको बता दूं कि श्यामालाल पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ला जी के ट्रेंड में राजनीति करने वाले अभी वरिष्ठ नेता हैं। पहले वो कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। धनेन्द्र साहू जी, उनको कोई पद नहीं दिया गया, वो भी विधायक है वर्तमान जी। और ऐसे ही कई और सत्यनारायण शर्मा जी हैं, उनको भी उनके वो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं जी। वो अभी किसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने कई नाम है कांग्रेस में उदाहरण दिया। वो देखिए हर जो जी लीडर बनता है जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो भी गंगेश जी लीडर आपने, बनता है, जो भी क्योंकि मुख्यमंत्री- दिग्विजय सिंह सरकार में तो सत्यनारायण शर्मा जी वाणिज्य विभाग के मंत्री हुआ करते थे। सत्यनारायण शर्मा सत्तू भैया के नाम से जाने जाते हैं वो। बिल्कुल, देवलाल जी से मैं जवाब लेना चाहूंगा। देवलाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप साफ? जी आ रही है। देवलाल जी, आपकी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, नेताओं से, भूपेश बघेल जी से भी जब पूछेंगे ना सर, या बयान सुनेंगे, तो कहते हैं कि कांग्रेस में नेता तो कम बचे हैं लेकिन गुटबाजी बहुत ज्यादा हो गई है। और सॉरी, भाजपा में आज कांग्रेस बीजेपी सब मिक्स हो रहा है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जो बयान दिया है ना, उसके बाद से मैं कांग्रेस बीजेपी मिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है देवलाल जी, ये सवाल केवल ये है कि गुटबाजी क्या आपके यहां है या आप लोग मानते हैं गुटबाजी नहीं है? सीधा सवाल। जी देवलाल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। देखिए, मैं जितनी बात आपकी सुन पाया उस पर मैं बता रहा हूं। मैं कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो इनके पार्टी में नहीं, इनके सरकार में भी गुटबाजी है और ये सर्वविदित है। अखबारों के माध्यम से, अन्य माध्यम से ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि जब जब इनके गृह मंत्री जी मीटिंग लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर सट्टा चल रहा है, लेकिन पुलिस वाले, उनके विभाग वाले ही उनको अंधकार में रख देते हैं कि यहाँ पर सट्टा नहीं चल रहा है। गृह मंत्री जी 27 लोगों की लिस्ट सौंप देते हैं और उन 27 लोगों की लिस्ट को उजागर करना चाहिए। आखिर उसको गृह मंत्री से ऊपर कौन मंत्री है जो उनको संरक्षण देकर इस प्रदेश में सट्टे का कार्रवाई चलावा रहे हैं? दूसरा, इनके विधायक कांग्रेस के बिलासपुर में बोलते हैं कि इनकी थानाओं में एक चार्ट बनी हुई है, सरकार इसमें अपना कमीशन बांध रही है, थाना के टीआई चार्ट बनाकर वो लोगों से वसूली कर रहे हैं। ये तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। तीसरी, इनके यहाँ जो कोरबा में अभी जो ईडी का छापा पड़ा है, वहां के जो इनके मंत्री हैं, इनके कांग्रेस के जो मंत्री हैं, वो खुद उस कलेक्टर के ऊपर आरोप कर चुके हैं, उनके खिलाफ शिकायत कर चुके हैं। देवलाल जी, उनको भी उस मंत्री के बोलने को कांग्रेस की गुटबाजी, इस प्रदेश में पूरा भ्रष्टाचार देवलाल जी प्लीज सुनिए तो, मंत्री जी संरक्षण दे रहे हैं हाँ। और गुटबाजी तो इनके अंदर दिख ही रही है। मेरा केवल सीधा सवाल ये था आपसे देवलाल जी कि क्या भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है? कांग्रेस की गुटबाजी अजय गंगवानी जी से मैं पूछूंगा ना, कांग्रेस की गुटबाजी पाकर भी इनकी गुटबाजी समाप्त नहीं हुई है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, आप मानते हैं? बोल रहा हूँ, आप भले सुन पा रहे होंगे। जी, मैं बखूबी सुन रहा हूँ। मैं केवल आवाज नहीं आ रही है ना, मैं जो आप पूछ रहे हैं मैं उनका जवाब कैसे दे पाऊंगा? अच्छा चलिए ठीक है, उसको हम चाहेंगे उसको दुरुस्त करवा लेंगे। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी, हालांकि देवलाल जी से मैंने सवाल उनकी पार्टी की गुटबाजी को लेकर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो महत्वपूर्ण आप लोगों की बैठक हुई है, तो इसमें कुछ गिले शिकवे भी अगर नेताओं के रहे होंगे तो उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया होगा। गंगवानी जी। पांडे जी, देखिए आपने स्पष्ट रूप से ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा, क्या भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है? वो बातों को गोल गोल घुमाते रहे, आखिरी तक उस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका जवाब उनके पास नहीं है। देखिए स्पष्ट कर दूं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी, गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, वरिष्ठ नेता है ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आज तक न नेता प्रतिपक्ष बन पाए, न कभी प्रदेश अध्यक्ष बन पाए और वर्तमान में किसी भी जिम्मेदार पद पे नहीं है। तो कितने इस प्रकार से दिखता है कि गुटबाजी कितनी हावी है। और देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 52% जनसंख्या जो है ओबीसी वर्ग से है। ताराचंद साहू सबसे कदावर नेता माने गए, आखिर में उपेक्षा से परेशान होकर पार्टी छोड़नी पड़ी। 32% जनसंख्या वो आदिवासी है। नंद कुमार साय, ननकीराम कंवर और जितने वरिष्ठ आदिवासी नेताओं को किस प्रकार से साइडलाइन कर दिया गया, ये छत्तीसगढ़ की जनता देखा। कहीं ना कहीं पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी
सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के तहत जब तक व्यक्ति का यूज है उसको यूज करती है, दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देती है। कहीं ना कहीं यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अभी 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल लेते हैं, 13 जिला अध्यक्ष बदल लेते हैं। तो ये सब चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं जो आंतरिक गुटबाजी है वो पूरी तरह चरम पे है, जिसका नतीजा ये भुगत रहे हैं। और देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले नंद कुमार साय का बयान सुनिएगा आप, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जिस आक्रामक नेतृत्व की आवश्यकता थी वो नहीं मिल पाया। सच्चिदानंद उपाध्याय कहते रहे कि परिक्रमा को महत्व दिया रहा है, परिश्रम को नहीं। स्वर्गीय युद्धवीर ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे पूरी तरह से व्यापारियों का कब्जा हो गया। ये बड़े बड़े नेताओं के स्टेटमेंट से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता की चाशनी थी ये जुड़े हुए थे, जैसे ही हटे आज 14 विधायक है पांडे जी और 6-6 गुटों में बटे हुए हैं। रमन सिंह जी का अलग गुट है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का अलग गुट, चंद्राकर जी का अलग गुट, सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे। तो कहीं ना कहीं लगातार छोटे छोटे में गुटों में बंटने के कारण न केवल भारतीय जनता पार्टी एक सक्रिय विपक्ष की जो भूमिका गंगवानी जी को तो इससे बहुत प्रसन्न होना चाहिए ना। जनता का कांग्रेस पार्टी को तो इससे लाभ मिल रहा है। परिवर्तन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। नहीं, लेकिन गंगवानी जी इससे तो कांग्रेस पार्टी को सीधा लाभ मिल रहा है। पर अच्छी बात है कि तब भी आप बीजेपी की चिंता कर रहे हैं। देखिए पांडे जी, हम लोग कहीं ना कहीं अपने जो छत्तीसगढ़ का ग्राम स्वराज का स्वप्न है महात्मा गांधी को, उसके लेकर लगातार काम कर रहे हैं ताकि सारी सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक मिल सके। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अभी तक खाली हो चुके हैं। आपने जो मुझे लिस्ट बताई है, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या मैं ये तीनों नामों पर 14 सीटों में सीमित है। ठाकुर साहब से सवाल कर लेता हूं। चुनाव हो, सब में मुंह की खाने के बाद भी सच को स्वीकार नहीं करते पांडे जी। जी जी, आपने ये जो मुझे लिस्ट बताई है, मैं ठाकुर साहब से सवाल कर लेता हूं। देवलाल जी, अब मेरी आवाज आपको साफ मिल पा रही होगी। इन्होंने ननकीराम कंवर जी का नाम बताया, पूर्व गृह मंत्री, नंद कुमार साय जी का नाम बताया, ताराचंद साहू जी का नाम बताया। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इन्हें वाकई उपेक्षित कर रही है? क्योंकि हम कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से भी इनके नाम सुन चुके हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने इन्हें लूप लाइन में कर दिया है। जी देखिए, इन्होंने देवलाल ठाकुर का नाम भूल गया, जो अभी इस प्रदेश में किसी भी दल में प्रवक्ता के पद पर कोई भी आदिवासी आदमी काबिज नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक। भारतीय जनता पार्टी बात आदिवासियों की सम्मान की है। हाँ। तो इस बात को आप सुन लीजिए कि इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को जो सम्मान दिया है, कांग्रेस ने 70 सालों में उस पर सोच भी नहीं पाई कि इस देश की प्रथम महिला को राष्ट्रपति बनाने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया जी। और इस चीज के लिए आऊंगा गंगवानी जी, गर्व भी है कि आदिवासियों के लिए बोलती नहीं है, उसके लिए कार्य भी करती है। हाँ। आज आप देख लेंगे कि शैक्षणिक व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की, हाँ। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कभी भी शैक्षणिक व्यवस्था तैयार नहीं की थी 70 सालों में। इन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे, आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में काफी शिक्षित करने का कार्य किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए कार्य किया, 32% आरक्षण उनको मुहैया कराया, उनको बचाने में कांग्रेस असफल हो गई। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपा रही है। कांग्रेस अपने आप को, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए 2023 में आज वो पीएल पुनिया जी मीटिंग कर रहे हैं। क्या आदिवासियों के आरक्षण को बचाने के लिए इस तरह की मीटिंग की गई है? क्या आदिवासियों के पक्ष में बात करने के लिए अच्छे वकील किए गए? उनके बारे में चर्चा की गई? नहीं की गई, क्योंकि कांग्रेस के लोग हमेशा से आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लोग शराबबंदी की बात आती है तो बोलते हैं कि सामान्य क्षेत्र में, मैदानी इलाके में शराबबंदी हो सकती है, आदिवासी क्षेत्र में नहीं होगी, क्योंकि मैदानी इलाके में शराब जहर है। तो हम आदिवासियों के लिए क्या वो अमृत है? हमारे लिए भी जहर है। समस्या का समाधान जरूरी है। इस चीज को राजनीतिक दलों को सोचने की आवश्यकता है। जो जनता को खुश करने वाली योजना नहीं, जनता के लिए अच्छी हो। आदिवासियों के लिए क्या शराब अच्छी चीज है? इस बारे में तो पूरे समाज को चिंतन करना चाहिए। क्या वो वहां पर शराब की नदियां तुम बहाते रहो, उस बहाने तुम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं कर रहे हो? आज आदिवासी क्षेत्र भी शराब के जहर से
मुक्त होना चाहता है। लेकिन कांग्रेस को तो मदमस्त होना है, उसकी कमाई चाहिए। वो तो एटीएम बने बैठे हैं। वो 10 जनपद में जैसा जैसा कार्य करते जा रहे हैं, कोयले के काम में इनका हाथ तो काला हुआ ही है। और ये संरक्षण किन लोगों को दे रहे हैं? सारे अपराध और अपराधियों को संरक्षण इस प्रदेश के कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। आप देखिए, अर्थी निकल रहे हैं, वहां सट्टेबाजों के खिलाफ इन लोग तख्ता लेके लोगों को निकलना पड़ रहा है। आप बस्तर में कहने को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आप जाके देखिए बस्तर में आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे के सामने पिता की हत्या कर दी जाती है। वहां पे जन अदालत करके नक्सली उन लोगों को सजा दे रहे हैं। क्या कांग्रेस की सरकार? चलिए, मैं गंगेश जी से राय ले लेता हूं इस पर। आदिवासियों के बारे में बात करने से काम नहीं चलेगा। हाँ। आदिवासियों के लिए काम करना होगा। हाँ। आदिवासियों के लिए क्या समय इसमें रहना होगा। ठीक है, आदिवासी ठीक है। समाज हमेशा पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि आदिवासी समाज पढ़े लिखे और इस भारत के ठीक है। मैं गंगेश जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर गंगवानी जी का रुख करेंगे। गंगेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। फाइनल कमेंट के लिए समय दीजिएगा पांडे जी। जी जी गंगेश जी, गुटबाजी को लेकर जी देखिए, दोनों ही पार्टियां मिशन मोड में आ गई हैं। चुनाव का उनका मिशन है, 2023 के चुनाव की तैयारियों में दोनों पार्टियां लगी हैं। तो मेरा कहना यह है कि गुटबाजी दोनों ही पार्टियों में है और रहेगी, क्योंकि बड़ी पार्टियों की निशानी, जैसे मैंने पहले ही कहा, बड़ी पार्टियों में गुटबाजी होती है। और इसका लेकिन असर जो है चुनाव में कितना होता है, ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। और दोनों ही पार्टियां, हर पार्टी की टीम जो होती है, जो नई टीम अपने तरीके से टीम बनाती है और लोग चुनाव में उतरते हैं। और वही स्थिति भाजपा में भी है और कांग्रेस में भी नए सिरे से चुनाव की तैयारी में लोग उतर गए हैं। तो उसका पूनिया जी ने बयान भी दिया कि हम लोग उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो इनकी रणनीति, दोनों ही पार्टियां की रणनीति आगे फील्ड में दिखाई देगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय गंगवानी जी, आप जवाब दे सकते हैं। कहीं ना कहीं पांडे जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को शाखाओं में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। लगातार झूठ बोलिए, कई बार झूठ बोलिए, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता उसको सच मानने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। आज बस्तर की पूरी 12 की 12 आदिवासी सीटें, छत्तीसगढ़ में कुल 29 में से 28 आदिवासी सीटों पे आज कांग्रेस का कब्जा है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि आदिवासी जो वर्ग है पूरी तरह से कांग्रेस पर विश्वास जताता है। ये लगातार आदिवासियों से वादा खिलाफी करते रहे, चाहे सरकारी नौकरी देने की बात हो, जैसी गाय देने की बात हो, लगातार वादा खिलाफी की। कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पे आ जाऊं, आपके लोकप्रिय में स्पष्ट कर दूं, इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट से कहा, अगर आप आरक्षण बढ़ाते हैं उसके पीछे आपको सही तथ्य, सही आंकड़े देने पड़ेंगे। मेरे सिर्फ 2 प्रश्न यहां ठाकुर जी दे दे। पहला, आज ननकीराम कंवर जो थे उस समय, जो गृह मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में 1000 पेज की रिपोर्ट थी, क्यों उन्होंने हाईकोर्ट में पेश नहीं की? पहली बात। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी की रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट तो छोड़िए, जानकारी तक नहीं दी। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक ढोंग करते रहे आदिवासी हितैषी होने का, लेकिन ये चाहते नहीं थे कि आदिवासी आरक्षण लागू हो। अगर ये चाहते तो ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट और मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट थी, अगर हाईकोर्ट में पेश किया जाता और आरक्षण बनाने के सही तथ्य पेश किए जाते, तो शायद आरक्षण कैंसिल नहीं होता। आज अपनी जो अकर्मण्यता थी, अपनी जो गलतियां थी, उसका ठीकरा कांग्रेस सरकार पे फोड़ने का जो दुष्प्रयास करे वो आपत्तिजनक है। आज साड़केगुड़ा, एडसमेट्टा, पैदागुरूर में किस प्रकार निर्दोष और मासूम आदिवासियों का इंतकाम कर दिया गया, ये चुपचाप शक्ल देखते रहे। आज झलियामाड़ी आदिवासी आश्रम में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण होता रहा, क्या उन्होंने कुछ किया? आज और तो छोड़िए, ओपी गुप्ता, रमन सिंह के जो पूर्व ओएसडी थे, नाबालिग का यौन शोषण करते रहे। क्या ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? जितने भी अपराध की हम डीप जांच करते हैं, कहीं ना कहीं उसके तार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। चाहे आप देख लीजिए, जितने भी उदाहरण दे दूंगा आपको मैं। आज जगत पुजारा नक्सलियों को 10 साल से सामान सप्लाई करती है। आज जब मानव तस्करी की बात करते हैं तो इनकी गंगा पांडे पकड़ाती है। तो लगातार जितने भी अपराध समय समाप्त हो चुका है सर। भारतीय जनता पार्टी कई सारे आरोप दिखावे के लिए विरोध करते हैं। धीरे धीरे हम लोग भी संरक्षण देते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कवायद पर सियासी किचकिच पर हम सवाल कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन सवालों की भरमार है और दोनों ओर ही ढेरों सवाल है, चाहे वो पक्ष की ओर हो या विपक्ष की ओर। धीरे धीरे करके जनता जब जवाबों की तलाश करने लगती है, समाचारों के माध्यम से जवाब जब जनता तक पहुंचते हैं, तो ये जनता के लिए भी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, भंवर में फंसने जैसा हो जाता है कि किसकी बात सही है और कौन गलत है। यहां पर समर्थक और आलोचक तो अपने अपने तरीके से बातों को समझ लेते हैं, लेकिन एक सामान्य जनता जो केवल शासन प्रशासन को उसी तरह से समझती आई है जैसी उसकी अवधारणा तैयार की गई थी, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि जिस नेता की जो बात जिस तरह से आई है उसे जनता के सामने उसी तरह से प्रस्तुत किया जाए। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।